हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा वीडियो। लगातार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियोस हर चैप्टर के बनाता जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं और आए हैं और बार बार यही पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके पहले जो केमिस्ट्री के 1 to 9 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस में बना चुका हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, या अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं और ऑब्जेक्टिव हैं उनका भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियोस बनाए हैं, क्वेश्चन प्लस उसके आंसर। जो मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं क्वेश्चन वाले, इसके भी सॉल्यूशन अगर हमारे पास समय रहा तो हर चैप्टर को सॉल्यूशन के साथ फिर मैं अपलोड करूंगा। अभी चूंकि हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर पता चल जाता है तो वो प्रिपेयर कर लेता है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन के साथ फिर मैं वीडियो 1 by 1 पूरे केमिस्ट्री की अपलोड करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन 2005 से लेकर 2024 तक एग्जाम में पूछे गए हैं या बार बार इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमारे पास अगर समय रहा तो मैं एक गैसिंग पेपर भी बनाता हूं जिसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। चूंकि आपके स्कूल में आप लगातार पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपके स्कूल में जो भी पेपर हुए हैं, फर्स्ट टर्म हो गया, हाफ ईयरली हो गया, टेस्ट हो गया, या फिर प्री बोर्ड जो होने वाले हैं, तो आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो और प्रीवियस ईयर के भी पेपर आप चेक कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जो लाइफ को बनाने के लिए हमारे अर्थ पर दो प्रकार की लाइफ है, एक प्लांट्स है और एक एनिमल्स है। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, यानी सेल को किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना गया है। यानी सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, देन उसके बाद जो लाइफ है वो हमारे नेचर में क्रिएट हुई। सेल को बनाने में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जरूरत पड़ती है, जिनको हम यहां पर बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिस कारण इस चैप्टर का नाम पड़ा है बायो मॉलिक्यूल्स, यानी लाइफ को बनाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम्स हो गया, इनसे रिलेटेड टॉपिक है, यानी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सिंपल टाइप का चैप्टर है, बहुत ज्यादा टिपिकल या टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट देयर क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स एंड फंक्शंस। हमें क्या बताना है इसमें, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये फॉर्म होते हैं, यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है। और चूंकि केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और दो से ज्यादा या एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। या ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप के कंपाउंड देते हैं, उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन दो टाइप से करते हैं, एक तो सुगर्स और नॉन सुगर्स,
ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उसको सैकेराइड कहा गया है। यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका और स्मॉल मॉलिक्यूल में उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड में जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, यानी डाइसैकेराइड आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, पेंटा, ऐसे आते हैं। पॉलीसैकेराइड में यानी जिनमें बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। आपने चूंकि पढ़ा भी होगा। मेरा पर्पस यहाँ पर, चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो ये चैप्टर है इनके सोल्यूशन के साथ मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी वीडियो बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पस केवल अभी आपके सामने जो एग्जाम आने वाले हैं प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली, तो आपको इस क्वेश्चन के बेस पर आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं हल्का फुल्का इसको समझाता जाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन मतलब वही केमिकल के बेस पर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फंक्शन लिखने कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट को बायोफ्यूल बोलते हैं, मतलब इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, हमारे नेचर में भी जितने भी स्वीटनेस कंपाउंड है, मीठे कंपाउंड है, वो सब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। इनको अगर हम खाते हैं तो इनका जो लास्ट डाइजेशन होता है वो ग्लूकोज में होता है और फ्रक्टोज में होता है। फिर ये हमारी बॉडी में सेल में एंटर होते हैं, यानी बॉडी के जो सभी पार्टों में जो सेल है वहां जाके फिर ऑक्सीडाइज होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, और फिर इनसे वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी क्रिएट होती है। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर डीकम्पोज होता है तो 673 किलो कैलोरी क्रिएट होती है, जो हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको एनर्जी यानी एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। उसमें एटीपी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, 38 एटीपी के फॉर्म में। तो एक तो यही फंक्शन हो गया कि एनर्जी दे रहा है हमारी बॉडी को। दूसरा और भी फंक्शन है इसके, जैसे हमारे इसमें जो क्या जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, उसके फॉर्मेशन में भी ये यूज होते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाती है और आरएनए को राइबोस शुगर बनाती है। तो ऐसे दो इनके मेन फंक्शन है, और भी अपने हिसाब से आप फंक्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, गिव द पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज। पाइरेनोज स्ट्रक्चर होता है सुक्रोज और माल्टोज का, इसमें आपको उसका पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले किसी भी 4 प्रोटीनों के नाम लिखना है और उनके फंक्शन लिखना है। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोसिन हो गया, पेप्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब प्रोटीन है। इनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन है वो हम लिख सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को उनके प्लेसेस तक पहुंचाना। इंसुलिन का काम है यानी ग्लूकोज और शुगर को ब्लड में कंट्रोल करना। डायबिटीज हो जाएगा अगर शुगर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो इंसुलिन अगर नहीं निकलेगा तो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। तो 4 प्रोटीनों के नाम लिखकर उनके एक एक फंक्शन बताने। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एक्सप्लेन शॉर्टली। यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें छोटी छोटी यूनिट आपस में अटैच होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाती हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी नेचुरली बना है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है इसका काम हमारी बॉडी को ग्रोथ कराना होता है, यानी सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल बनेंगे तभी बॉडी की ग्रो होती है। या कहीं भी हमारी बॉडी डैमेज होती है तो उसको रीजनरेट करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन मतलब नेचुरल स्ट्रक्चर उसका कैसे खराब हो जाएगा, कैसे खराब हो जाता है। तो प्रोटीन में आप अगर एसिड मिला दें, बेस मिला दें, सॉल्ट मिला दें या एल्कोहल मिला दें या उसको हीट कर दें, तो जो प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एग हो गया, अंडा हो गया, अगर उसको बॉइलिंग वाटर में या हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया जाए तो प्रोटीन कैसा हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। मतलब जो एग है, अंडा है, उसका प्रोटीन खराब हो गया, यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। राइट नेम्स ऑफ 2 डिसीज कॉजेज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की जो कमी है, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएगा, जितना अमाउंट जितनी रिक्वायर बॉडी को है उतना नहीं मिल पाएगा, तो बीमारियां होने लगेंगी, डिसीजेज होने लगेंगी। तो 2 प्रकार के डिसीज कॉमन है, जैसे क्वासियोरकर, इसको क्वासियोरकर ने बताया था, रिंकल्स पड़ने लगते हैं स्किन में। और दूसरा एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन में हिम भी होता है, आयरन भी होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है। तो हीमोग्लोबिन
प्रोटीन की कमी से एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होने लगती है। तो ये दो डिसीज हो गई, एक एनीमिया, दूसरा क्वासियोरकर। नेक्स्ट, व्हाट इज पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड, गिव एग्जांपल। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन की यूनिट होते हैं। अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइन NH2 और एक होता है कार्बोक्सिल एसिड COOH, तब हम उसको एक साथ बोलते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड मिलते तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, दो अमाइन मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड, क्योंकि अमाइनो एसिड इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड। तो दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड, तीन मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और जहां पर बॉन्डिंग होती है उनके बीच में उसको हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे उसके स्ट्रक्चर के साथ हमें उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज ज्वेटर आयन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ज्वेटर आयन बताना है, तो ज्वेटर आयन भी जो है वो अमाइनो एसिड पर बेस है, यानी ज्वेटर आयन जो है इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, यानी एक प्रकार से न्यूट्रल होता है ये। तो जब अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइन और कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का जब H निकलकर अमाइन ग्रुप से अटैच हो जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अमाइन ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम, डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड विद एग्जांपल्स। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन हम खाते हैं तो वो अमाइनो एसिड में डिकम्पोज हो जाता है, यानी प्रोटीन की जो लास्ट यूनिट होती है, जैसे हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट उसकी यूनिट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में डिकम्पोज होगा, और जो फैटी एसिड है यानी ऑयल हो गया या फिर डालडा हो गया, घी हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं जब ये डिकम्पोज होते हैं बॉडी में तो फैटी एसिड बनते हो, ग्लिसरॉल बनते हैं, तो ये इनकी यूनिट है, इन्हीं को हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमाइनो एसिड बनता है। अब अमाइनो एसिड में कौन से अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जिनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट, व्हाट आर एंजाइम्स, राइट देयर टू एप्लीकेशंस और ऑफ फंक्शन। तो एंजाइम क्या होते? एंजाइम को हमारी बॉडी का बायो कैटालिस्ट कहा गया है। अगर एंजाइम हमारी बॉडी में ना होते तो हमारी बॉडी में चलने वाली जो रिएक्शन है यानी एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम फूड मटेरियल खाते और एंजाइम नहीं होते तो ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम खाया गया खाने का डाइजेशन कम से कम कई सालों तक नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के कन्वर्जन को बढ़ा देता है। हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता रहता है। तो एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है, प्रोटीन के कारण इनका फॉर्मेशन होता है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइमों को प्रोटीन बनाता है। इसके एप्लीकेशन लिखने, इसके फंक्शन लिखने, तो फंक्शन यही हो गया कि हमारी बॉडी में जो मटेरियल है उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है। जैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है, तो बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। जैसे हम माउथ में, मुंह में बात करें तो हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवा लार बनती है जिसमें एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होता है जो जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। जैसे पेप्सिन एंजाइम हो गया, स्टमक में बनता है, वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करता है। और करके राइट द नेम्स ऑफ एनी टू एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन। तो दो एंजाइमों के नाम बताने और उनके हमें फंक्शन बताने। जैसे सपोज करो हमने बोला कि जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को डिकम्पोज करता है। इन्वर्टेज एंजाइम है जिसको सुक्रेज एंजाइम भी बोलते हैं, वो सुक्रोज और शुगर को डिकम्पोज करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डिकम्पोज करता है। इस टाइप के हमें दो एंजाइम बताकर उनके फंक्शन बताने।
नेक्स्ट, व्हाट आर विटामिन? विटामिन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ दोज विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉसेस द फॉलोइंग डिसीजेस। हमें बताना है विटामिनों के, हमें बताना है विटामिन क्या है, और ऐसे विटामिन जो नीचे दे रखे हैं कौन से विटामिन की कमी से डिसीज होती है, हमें इनके बारे में बताना है। जैसे नॉट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन से विटामिन के कारण ब्लड का क्लॉट नहीं होता? विटामिन के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता। जब कभी चोट लग जाती, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो विटामिन के ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। बाहर निकलने पर ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है, बट अंदर वो सर्कुलेट होना जरूरी है। अगर अंदर क्लॉट हो गया तो हमारी डेथ हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जैसे ही लाइट कम होती है, यानी बहुत ज्यादा कम रोशनी में हम देख नहीं पाते, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के कारण होता है। जो एनीमिया है ये विटामिन बी के कारण होता है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी ये विटामिन ई के कारण होता है, यानी विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कमजोर हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी मतलब बांझपन जैसी डिसीजेज हो जाती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमें ये दे रखी है कुछ डिसीजेज, हमें ये बताना था कौन सी विटामिन की कमी से ये डिसीजेज होती हैं। विच डिसीजेज आर कॉज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी डी, राइट देयर केमिकल्स नेम। हमें ये बताना है कि विटामिन ए बी सी और डी की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, हमें उसके नाम बताना है। केमिकल नेम, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऊपर पढ़ा है हमने। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी, यहां पर विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3 B4 B6 B12, एक कॉम्प्लेक्स है विटामिन। तो यहाँ बी का अर्थ है, बी का मीनिंग है B1, यानी इसको थियामिन बोलते हैं। बेरी बेरी डिसीज होती है। सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कर्वी डिसीज होती है। पायरिया भी हो जाता है, मुंह से और मसूड़े से बास आने लगती है। डी जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग विटामिन। हमें यह बताना है जो नीचे दिए हुए हैं कि ये विटामिन के सोर्सेस क्या हैं और हमारी बॉडी में इनका फंक्शन क्या है। तो जनरली जितने भी विटामिन होते हैं वो जनरली हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। एक विटामिन सी हो गया, जो सोर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल, उनसे हमें मिलता है। तो ऐसे में इनके सोर्सेस और फंक्शन, जिनकी इनकी कमी से जो डिसीज होती है वही उनका फंक्शन है। जैसे हम बोलेंगे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंड हो जाता है, तो विटामिन ए की प्रेजेंस में क्या होता है, विटामिन ए हमारी जो आंखों की रोशनी है उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो इस टाइप से जैसे विटामिन ई हो गया, स्टेरिलिटी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, यानी डिसीजेस का उल्टा ही उसका फंक्शन है। तो ऐसे हम इनके बारे में लिख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए बी सी डी एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, यानी विटामिन ए बी सी डी इनके सोर्सेज बताने, कहां से मिलते हैं, और अगर इनकी बॉडी में कमी हुई तो कौन कौन से डिसीजेज हो जाएंगी। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, इस टाइप का बताना है। राइट द नेम्स ऑफ 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड द डिसीजेस कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। जो विटामिन होते हैं वो कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते, कुछ विटामिन फैट्स में सॉल्युबल होते। तो फैट्स में सॉल्युबल विटामिन एडेक होते हैं, हम ऐसा बता सकते हैं, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, एडेक, ADEK, ADEK, ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद जो रह गया विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो हमें क्या बताना है, वाटर में सॉल्युबल विटामिन के नाम, विटामिन बी और विटामिन सी, और फिर इनकी कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक स्कर्वी, और बी से बेरी बेरी डिसीजेस हो सकती हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस। अब इस चैप्टर में से कुछ डिफरेंस पूछे जाते हैं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, और अल्फा अमाइनो एसिड और प्रोटीन में डिफरेंस, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस। तो अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 डिफरेंस लिखने, 3 मार्क्स में पूछा गया तो 3 डिफरेंस लिखने। अब जैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा तो पहले फुल फॉर्म बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर, आरएनए में राइबो शुगर होती है। डीएनए में जो थियामिन नाइट्रोजनस बेस होता है, सॉरी थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है, और इसमें यूरेसिल होता है। ये हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ऐसे हमें इसके डिफरेंस याद करना। अल्फा अमाइनो एसिड, अब जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन की यूनिट है, और जो प्रोटीन है वो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम इनके। तो ऐसे हम इनके डिफरेंस पढ़ने हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंस 4 मार्क्स तक आ सकते हैं, 5 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स मिनिमम हमें 4 डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर 4 मार्क्स में भी अगर आ रहे हैं तो हमारे पॉइंट उस मार्क्स को कवर अप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, राइट देयर टू फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, यानी सेल जो होती है, हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर, मतलब जिससे ये हमारे को समझ में आएगा कि अगर मान लो कि नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो किसके कैरेक्टर रखेगी। तो जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं। डीएनए जब वो सेल का डिवीजन होता है उसी समय डीएनए आरएनए को फॉर्म करता है। आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो डीएनए का काम होता है हेरिडिटी के कैरेक्टर को स्टोर करना, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होंगी, जो नई संतानें होंगी, उसके कैरेक्टर अपने पेरेंट्स जैसे ले जाना, यानी नई संतानों में जो कैरेक्टर आएंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। तो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, और हमारी सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए मतलब 3 टाइप के सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में भी 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फिर इनके भी 5 टाइप होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, इस प्यूरिन, 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरीमिडीन। पायरीमिडीन और प्यूरिन को मिलाकर 5 टाइप के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ऐसे एक बेस, एक फॉस्फेट और एक शुगर मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करते हैं। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, हमें यह बताना है, और ये क्यों जरूरी है। तो ऐसे हमने देखा 17 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और अभी हमने देखा लगभग सारे पोर्शन में से पूछे गए, कार्बोहाइड्रेट में से भी कवर हुए क्वेश्चन, विटामिन से भी, एंजाइम से भी पूछे गए, न्यूक्लिक एसिड से भी पूछे गए हैं, और प्रोटीन से भी पूछे गए हैं। तो लगभग जो हमने बताए, अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चूंकि आप ऐसे स्टूडेंटों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कभी कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर जहां पर एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तो कम से कम उनको वीडियो भेजकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। अपने फ्रेंडों की हेल्प करने से हमें अच्छे परिणाम, उनके अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। और ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं
अभी चूंकि हमारा ये आज लास्ट चैप्टर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अभी जो टफ क्वेश्चन है जैसे न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकते, जैसे फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक हो गया, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी मैंने इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए, लेकिन न्यूमेरिकल्स इनसे बहुत ज्यादा, यानी इसकी बाउंड्री क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा या इनके सोल्यूशन लेके आऊंगा। बट आपके लिए कोई एक बहुत अच्छा वीडियो लेके डेली मैं आपके लिए आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।